पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर काफी सवाल जवाब हो रहे हैं, काफी सोर्सेज के हवाले से खबर आती है, लेकिन अब आप सामने बैठे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूं, चल क्या रहा है वहां पर? कोई नहीं, सब ठीक चल रहा है, लगभग बंटवारा हो गया है। शिंदे जी खुश है? हाँ सब। और चुनाव तक क्या होता है, जब तक कैंडिडेट तय नहीं होते हैं जी, तब तक एक सीट है, 10 उम्मीदवार है, तो थोड़ा बहुत तो चर्चाएं होती रहती है, थोड़ा बहुत विवाद होते रहता है, ये ऑब्वियस है। और मुझे लगता है कि अभी लगभग फाइनल हो जाएगा और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हमको बहुत शानदार जीत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एनडीए बहुत सालों से गठबंधन है, लेकिन इस बार एक नया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, लेकिन वो बनने से पहले ही लड़खड़ा गया। आपको इंडिया अलायंस कैसा दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती है? मैं अपने पार्टी को और अपने अलायंस को देखता हूँ। मेरी एक फिलॉसफी ऐसी है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि दो रेखाएं, एक आपकी और दूसरे की है। दो मार्ग है रेखा बड़ी करने का, एक तो अपनी बड़ी करो या दूसरी की पूछने का काम करो जी। तो मैं अक्सर इस बात पे विश्वास रखता हूँ, अपनी बड़ी करो। और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो कुछ काम किया है, जिसका लोग अनुभव लेते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मेरे ट्विटर पर ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना जी, तो इतने लोगों में खुशी है कि इतने लोगों की प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हुई। तो हम 10 साल में जो हमने काम किया है उस सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में, उसके भरोसे हमें सफलता हासिल होगी। हमें अपने पॉजिटिविटी और अपने काम को लोगों को बताना है, हमको बाकी निगेटिव बातों में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक और सवाल है, मराठा समुदाय को 10% अलग से आरक्षण देने की बात है, उस विषय को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन एक सोशल डिमांड भी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में एक बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होगा इससे निपटना? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी उनसे बातचीत करते हुए इसका समाधान ढूंढा है, अब ये विषय नहीं रहा है। आप कह रहे हैं ये विषय नहीं है अब, लेकिन चुनावी बॉन्ड तो विषय है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। राहुल जी ने तो कह दिया ये बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है। मुझे लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर सब जुडिस है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आप भी मत करिए, मैं भी नहीं करता, नहीं, उसके ऊपर ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। नहीं, इसमें एक इत्तेफाक भी है कि अधिकतर जो बीजेपी को चंदा मिला है उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां काफी सारी। अब ये इत्तेफाक देखो, है। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ जी, कि मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम अवार्ड कर चुका हूँ। वाटर रिसोर्स है, शिपिंग में, बाद में रोड सेक्टर में, रोपवे, केबल कार, टनल, एक्सप्रेस हाईवे, एक भी काम हमने ई टेंडर के बिना नहीं किया है। और मैं आपके सामने नम्रतापूर्वक आह्वान करता हूँ कि एक भी आदमी ऐसा होगा, आपको कानून में भी बताएगा कोई काम के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे तो मुझे आप बोलो, वो सजा मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। हम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और क्वालिटी कमिटमेंट के साथ हमने सबसे काम किया है और किसी प्रकार की गलत काम हमने नहीं किया। अक्सर ये दिल्ली और मुंबई में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि बीजेपी पार्टी तो अमीर है लेकिन नेता गरीब है, कांग्रेस के नेता तो अमीर है लेकिन पार्टी गरीब है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मुझे लगता है कि देखो, कौन व्यक्ति अपने जीवन में जी कितना धनवान है ये उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। पर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ईमानदारी से कोई आदमी अपने जीवन में उद्योग व्यवसाय से प्रगति करता है तो ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी कंपनी, उसकी टेक्नोलॉजी, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और ऐसे एंटरप्रेन्योर देश में बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। और मुझे लगता है कल जाकर यही एंटरप्रेन्योर्स विदेशों में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी है जो रोजगार को निर्माण करने वाली है। और रोजगार निर्माण करना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी। और इसके आधार पर अगर हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर कोई काम करता है तो वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इससे हमें क्या लेना देना है? लेकिन आपने जात धर्म की बात करी तो सीए को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। सीए चुनाव से ऐन पहले क्यों लेकर आए? उसका नोटिफिकेशन बाद में भी लाया जा सकता था या पहले भी 3 साल पहले भी लाया जा सकता था। देखो, संविधान में बहुत सी बातें स्पष्ट है जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो
हिंदू धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं या जैन धर्म के हैं, वो लोग अगर कहीं विदेश में जाएंगे जी, तो उनको वहाँ से निकाल दिया तो उनको जाने का अधिकार वाला कोई देश नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको हमारा संविधान कहता है कि उनको नागरिकत्व हिंदुस्तान में कानूनी दिया जा सकता है। तो नेचुरली बहुत सी बातें संविधान में स्पष्ट है, उसी के आधार पर निर्णय हुआ है। जी, एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ, आपने सड़क के मामले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, एक नहीं, एक दो नहीं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसा कोई काम है जो बीते 10 साल में आप नहीं कर पाए और अब जब सत्ता में आएगी बीजेपी तो करना चाहेंगे, वो काम कौन सा है? देखिए, अभी तो रोड कंस्ट्रक्शन में हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और करीब 284 किलोमीटर हम 2 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है हमारा, लगभग दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया 260 जी, हम रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो उस समय हमारी विजन क्या होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट, जी, जैसे मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, नया मुंबई में, तो मैंने बीपीटी के तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की है कि मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट्स में आप एयरपोर्ट जाएंगे। और नए एयरपोर्ट पर जेटी भी बनाई है, जी, जैसे टैक्सी है, एयर टैक्सी है, वैसे वाटर टैक्सी बनाई। और ये वाटर टैक्सी से आप वसई विरार से लेकर तो नरीमन पॉइंट से लेकर आप केवल 17 मिनट्स के अंदर नए एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। आपको इटली में एक वेनिस करके शहर है जी, जहां हम होटल में उतरकर पानी में ही अपना सामान रख के डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरते हैं। तो उसी प्रकार की कल्पना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एम्फीबियस सी प्लेन मैंने प्रयोग किया था कि पानी पे उतरा हवाई जहाज। जी, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन होगा और विशेष रूप से इंडिजिनस फ्यूल के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे बड़ी बस है, तो मैं अभी बेंगलोर में स्टडी कर रहा था कि हमारे यहाँ बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, उस प्रोजेक्ट को हम स्टडी कर रहे थे कि जो ऊपर के ऊपर चले, क्योंकि रोड बड़ा नहीं कर सकते। तो अब नेचुरली मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ आती है और मैं जो टेक्नोलॉजी की बात करूँ 20 से 25 करोड़ रुपए आती है। तो नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी ये धौला कुआं से मानेसर तक बीच में ऊपर में पॉन्ड सिस्टम का भी हमने बीच में स्टडी किया था। तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वो भविष्य की टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में हमारे यहाँ कुछ अध्ययन भी हुआ। हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं जी। पर मुझे अगर पूछोगे तो एक काम कौन सा करना चाहते हैं आप? मैं 2024 में एक काम इन सब में सबसे अच्छा कोई कर सका जी, तो 2014 में जब मैं मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता था। एक तो साइकिल रिक्शा था या जी। कंधे पे लेके आदमी धोने का काम का, बिहार में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में। मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाया और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग जिनका शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली और अब ई कार्ट और ई रिक्शा चला रहे और उनको एक प्रकार से मानवीय शोषण से मुक्ति मिली। तो मैंने बहुत एक्सप्रेस हाईवे, टनल, रोड, ब्रिजेस बनाए, पर ये काम जो है ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। आपके दिल के करीब है, लेकिन एक राउंड हमारे दिल के बड़ा करीब है और ये फोटो राउंड है और इसमें कुछ तस्वीरें आएंगी और आपको उसका रिएक्शन दे रहा है और मुझे भी पता नहीं है फोटो कौन कौन सी लगाई है इन लोगों ने। पहली फोटो देख लेते हैं कौन सी आ रही है। आ गई है फोटो पहली, ये ममता जी की है, सर पे चोट लगी हुई है इनके, क्या कहना चाहते हैं आप? उनका एक्सीडेंट होगा इसलिए बैंडेज लगा होगा। जी।